हेलो एवरीवन। आज हम लोग रैपिड फायर क्यूज में मौर्य वंश के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे। हमने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। प्रश्न दूसरा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित करके मौर्य वंश की संस्थापना की। तो आप सबको पता होगा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने नंद वंश के जो राजा था धनानंद उसको मार के या फिर कह सकते हैं कि उसको पराजित करके नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी मदद से? तो कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी कहते हैं। तो आपको ये सब पता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री कौन थे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ना, इनके गुरु कौटिल्य थे और कौटिल्य को चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है, पुस्तक है अर्थशास्त्र। और याद रखिएगा, अर्थशास्त्र जो किताब है वो अर्थशास्त्र पे नहीं है, कैसे देश को चलाया जाता है उस पे है। आप कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स पे है। ठीक है, तो आंसर इसका तो बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी इनको कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा ना इस चैप्टर से, मैंने सारे यहाँ पे एक सिस्टेमेटिक ढंग से ले लिया है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो हर दिन 7 बजे हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन एक टॉपिक को पकड़ के करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, तीनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था। तो जो मेगास्थनीज जो था ना, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है, आपको पता होगा, इंडिका। और इंडिका में इन्होंने पाटलिपुत्र, आप सबको पता होगा मौर्य वंश की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र के उस समय जो प्रशासन व्यवस्था था, जो भी व्यवस्था चल रहा था उसके बारे में लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी। आ गया ना, फेमस बुक, और पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। तो यहाँ पे तो आंसर होगा इंडिका। पूछेगा इंडिका किस चीज़ पे किताब है, तो आपको बताना है कि मौर्य वंश के शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था पे है। राजतरंगिणी किस के बारे में है, तो कश्मीर का इतिहास के बारे में है ना। इस तरीके से अर्थशास्त्र तो मैंने बता ही दिया, जियो पॉलिटिक्स पे है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष कब हुआ। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो आपको पता होगा कि इस तरह से इधर से अटैक कर रहा था, तो यहाँ पे एक युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो वही पूछ रहा है कि कब हुआ था, ये पीरियड पूछ रहा है। तो आपको आंसर होगा ऑप्शन ए, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से क्षेत्र प्राप्त हुए। तो अब बताइए, जब ये भारत था और यहाँ पे युद्ध हुआ तो क्या बंगाल प्राप्त होगा, श्रीलंका प्राप्त होगा? नहीं ना, उत्तर पश्चिम ही प्राप्त होगा ना, क्योंकि ये इलाका देखिए किधर है, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए ना तो आप ऐसे एलिमिनेट करिए, जो भी नॉलेज है वो उसके हिसाब से थोड़े बहुत क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस राजदूत को भेजा। तो यही तो था, सेल्यूकस निकेटर ही तो था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। तो मेगास्थनीज हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके जो पुत्र थे उनके बारे में पूछ रहा है। तो कौन शासक हुए? बिंदुसार, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा बिंदुसार। है एक बिंबिसार है, तो बिंबिसार जो है ना हर्यक वंश का संस्थापक है
है ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। चंद्रगुप्त मौर्य का जो यहाँ पे बाद शासक था, किनके, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश के, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये बिंदुसार थे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार का शासनकाल लगभग किस अवधि में था। टाइम पीरियड पूछ रहा है बिंदुसार का। तो बिंदुसार का टाइम पीरियड होगा 298। इतना याद रखिएगा, 298 या फिर 300 ईसा पूर्व के आसपास याद आपको रखना है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया। तो देखिए, जो यूनानी जो राइटर थे ना, ग्रीक वाले, वो सबको, यानी अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, सबको अपने भाषा में अलग अलग तरीके से वो संबोधित करते थे, मतलब उसको मेंशन करते थे अपनी किताब में। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे होगा आंसर ऑप्शन ए, अमितोक्रेटस, है ना, ऑप्शन ए। किसको? यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमितोक्रेटस कहा था। 14 नंबर क्वेश्चन है बिंदुसार के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा। तो बिंदुसार के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो इनके पुत्र, वही जो कि धमाल मचा चुके, अशोक, है ना, अशोक होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावी शासक था कि कौन से वंश के? मौर्य वंश के। तो ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में उसका प्रसिद्ध उपाधि नाम क्या था। मतलब जो फेमस टाइटल यूज्ड हुआ था उनके अभिलेख में, इंस्क्रिप्शन में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप सबको पता होगा, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, मतलब लवर ऑफ गॉड। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अशोक के जीवन में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, बहुतों बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने लिया है। क्वेश्चन इजी है लेकिन हमने लिया है। कलिंग युद्ध, आप सबको पता होगा, कलिंग वार जब अशोक करते हैं तो उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, है ना। आपने ये सब चीज़ें पढ़ा होगा। आगे कहता है कि कलिंग युद्ध लगभग किस वर्ष हुआ। तो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है कलिंग युद्ध का। तो ये हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति पर अधिक जोर दिया। तो आप सबको पता होगा, अभी बताया भी मैंने, कि जो कलिंग युद्ध होता है उसके बाद अचानक से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो मार काट की जो भावना थी ना, वो सारे बंद कर देते हैं और जगह जगह अभिलेखों पर लिखते हैं कि हमें पशु हत्या नहीं करना चाहिए, मतलब तरह तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति पर अधिक जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। सैन्य शक्ति थोड़ी हो ना बढ़ाने की बात हो रही थी, ये तो बंद कर दिए थे, मतलब बोले थे अब हमको मिलिट्री पावर उतना नहीं बढ़ाना है। बौद्ध धर्म का प्रचार करे थे लेकिन केवल लिखा है, तो इसलिए नहीं होगा। इम्पेरियल एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन की बात हुआ, तो एक्सपेंशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही थी। जैसे ही कलिंग युद्ध होता है अशोक बिल्कुल एक, कह लीजिए, महात्मा बन जाते हैं। तो ये बात करते हैं नैतिक आचरण और सामाजिक सद्भाव का, मोरल कंडक्ट एंड सोशल हार्मोनी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक के जो अभिलेख थे ना, जो इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये ब्राह्मी, सबसे ज़्यादा जो लिपि यूज किया गया था वो ब्राह्मी लिपि यूज किया गया था। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के उत्तर पश्चिम अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। उत्तर पश्चिम मतलब फिर इसी एरिया में जो अभिलेख है उसके बारे में पूछ रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। तो उत्तर पश्चिम में खरोष्टी, उत्तर पश्चिम में खरोष्टी का यूज हुआ है। ठीक है, इधर जो एरिया था ना, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साइड का, उधर जो अभिलेख मिले हैं उसमें बोल रहा है कि उसमें खरोष्टी यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किस विद्वान को मिली। तो अशोक के जो अभिलेख थे ना उसको डिसाइफर करना था, मतलब उसको पढ़ने के लिए कौन से विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले पढ़ा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो जेम्स प्रिंस थे,
ऑप्शन ए आंसर होगा। और जेम्स प्रिम्स वो भी थे हड़प्पा सभ्यता के भी, एक बार जा रहे थे, आप सबको मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता वाले वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। तो एक्चुअली ना अशोक के अभिलेख 14 अभिलेख का रॉक इंस्क्रिप्शन है, आप सबको पता होगा, जिसको मेजर इंस्क्रिप्शन यानी मुख्य शिलालेख कहते हैं। तो उसमें पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा नंबर का जो अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। तो 13 नंबर का जो अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में अशोक लिखवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो धम्म शब्द का प्रयोग कर व्यवस्था, मिलिट्री कानून, ये सब में थोड़ी योग करेंगे। ये केवल लगा दिया धार्मिक स्थान, तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये होगा नैतिक जीवन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरल लाइफ, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की। तो धम्म का जो प्रचार था उसको करने के लिए अशोक ने धम्मा महामात्रा, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसकी स्थापना की थी। ग्राम्य का क्यों करेंगे, सेनापति तो सेना को देखेगा, अमात्य मुख्यमंत्री होता था, प्रधानमंत्री जिसको बोलते थे। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों में किस प्रकार की पशु हत्या पर रोक की बात की गई। जैसे अभी मैंने बताया ना कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके अभिलेख थे, तो उसी में पूछ रहा है कि किस प्रकार के पशु हत्या पर रोक की बात की गई अशोक के अभिलेखों में। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा सभी जीवों पर पूर्ण प्रतिबंध, है ना, ऑप्शन बी आंसर होगा। देखिए बेसिकली ना आप इस तरह के क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बनाइए। केवल हाथी को क्यों बंद करेंगे कि हाथी को नहीं मारना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, केवल घोड़ों को, केवल लग के ना इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। ठीक है, मतलब आपको थोड़े बहुत ऐसे कॉमन सेंस लगाने हैं। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का संरक्षण किया, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक के करके याद करने के लिए बताया था ना, जब बौद्ध धर्म के वीडियो में आपको बताया था, है ना, आपको याद हो या ना हो, मैंने वहाँ पे बताया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तृतीय, है ना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में, है ना, ऐसे करके मैंने आपको याद भी कराया था आरबीपी के एक के करके। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, आरबीपी यानी पाटलिपुत्र में हुई थी, मौर्य वंश की राजधानी यहाँ थी, है ना, इस समय अशोक राजा थे। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो मैंने अभी बताया ना एक के, तो ए वाला नहीं होगा, तीसरा नंबर में तो ये होगा ना, ये क्या होगा, तो ये कौन सा था। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है अध्यक्षता किसने की थी है। ठीक है, यहाँ पे ये बातें कर रहा है, तो यहाँ पर आंसर होगा मोगली पुत्र ज्योतिष थे। उसको हम कैसे याद रखते हैं, उसको हम एम ए करके याद रखते हैं, लेकिन वहाँ पे इसकी बात अभी छोड़िए, अभी आपको याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो मोगली पुत्र। आप कैसे याद रखेंगे, पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति, पाटलिपुत्रा पुत्रा ऐसे पुत्र, है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा, तो अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, है ना, महेंद्र उनका पुत्र का नाम था और संघमित्रा उनकी बेटी की नाम थी, तो दोनों को भेजा गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार से महेंद्र का नाम जुड़ा, महेंद्र को ही भेजा था ना, और एक को और किसको, संघमित्रा, दो नाम आता है, महेंद्र को और संघमित्रा को, दोनों को भेजा था, तो जो ऑप्शन में रहेगा वो मारेंगे। यहाँ पे है अशोक की पुत्री के रूप में किसका नाम बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ है, तो संघमित्रा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, समझ में आया, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध सिंह शीर्ष कहाँ मिला है, तो लाइन कैपिटल के बारे में पूछा है कि लाइन कैपिटल है ना, वो कौन से स्तंभ में, कौन से पिलर में मिला है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 34 यहाँ पे का आंसर होगा सारनाथ में सिंह का मिला है, सिंह का शीर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मौर्यकालीन कलाकृति से लिया गया है, तो आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना, वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी, तो सारनाथ का सिंह शीर्ष आप देखते होंगे रुपया पर वो जो शेर का होता है एम्बलम, आप जानते हैं ना, उसी की बात यहाँ पे कर रहा है।
अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। तो अशोक चक्र में आप सबको पता होगा हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है, उसमें कितनी तिलियां हैं। तो उसमें 24। तो कहाँ से लिया गया है, यहीं से तो लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रसिद्ध स्तूपों में एक सांची स्तूप किस शासक से संबंधित है। तो मैं आपको उसी समय बताया था बुद्ध धर्म में भी कि जो अशोक थे ना, उसने हजारों स्तूपा बनवाए थे, हजारों की संख्या में। तो यहाँ पे आंसर होगा अशोक। स्तूपों में एक सांची स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में निर्मित प्रसिद्ध बराबर गुफाएं किस संप्रदाय को दान की गई थी। तो बराबर गुफाएं किस संप्रदाय को दान की गई थी, अजीविका सेक्ट वाले को दान किया गया था। तो अजीविका कौन थे, अजीविका सेक्ट वाले ऐसे लोग थे जो कि भाग्य में विश्वास रखते थे, काम धाम कुछ नहीं, कि काम कुछ मत करो, हमें तो अपने भाग्य पर भरोसा है। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये फिर से क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या था। जी, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो इसका आंसर होगा राजस्व संग्रह। रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम था उसका नाम था समाहर्ता, है ना। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में सन्निधाता, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ सीजीएल मेंस में ही, है ना। तो इसका आंसर होगा राजकीय कोष, रॉयल ट्रेजरी। जो सन्निधाता थे वो रॉयल ट्रेजरी के ऑफिसर को कहा जाता था मौर्यन ऑफिशियल में। आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी जो होता है ना ऑफिसर जो नाम होता है, उसी तरह से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब मौर्य प्रशासन में सन्निधाता जो होते थे वो रॉयल ट्रेजरी का काम करते थे, राजकीय कोष का मतलब कार्यभार संभालते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में धर्म स्थायी न्यायालय मुख्यतः किस प्रकार के मामलों से संबंधित था। तो देखिए मौर्य काल में दो तरह के न्यायालय था, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो धर्म स्थायी जो न्यायालय था वह दीवानी या नागरिक मामले में, मतलब सिविल मैटर में, सिविल मैटर कहने का मतलब जैसे चोरी हो गया, है ना, जमीन का विवाद हो गया, तो ये सब का देखता था धर्म स्थायी। एक होता है क्रिमिनल मैटर होता है ना, तो उसका अलग था, उसका जो व्यवस्था था वो अलग था, और उसको हम देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन उसका भी है। तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासन में जासूसी व्यवस्था का क्या महत्व था। तो मौर्यकालीन शासन में जासूसी व्यवस्था भी थी, जैसे आज सीबीआई, सीडीआई, है ना, और रा एजेंट होता है ना, आपने ये सब जरूर सुना होगा। तो इसका आंसर होगा प्रशासन और अधिकारियों पर निगरानी, मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिशियल। तो जो मंत्री होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, उन पर निगरानी करने के लिए जासूसी व्यवस्था मौर्य काल में उपलब्ध थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में राज्य की अर्थव्यवस्था में किसका विशेष महत्व बताया है। तो अर्थशास्त्र में जो राज्य, अभी बताया आपको कि अर्थशास्त्र क्या था, एक जियो पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स की किताब थी, इकोनॉमिक्स की नहीं थी। ठीक है, तो उसमें बताया अर्थव्यवस्था में किसका विशेष महत्व बताया गया है। तो ये कृषि और राजस्व का बताया गया है, एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू का, ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में पतन के बाद किस वंश के मगध में सत्ता स्थापित किया। तो मौर्य साम्राज्य का जैसे ही पतन होता है तो उसके बाद कौन सा वंश आता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा शुंग वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो अंतिम जो मौर्य शासक था वो था आपका बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य शासक था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, बृहदत्त की हत्या किसने की थी। तो बृहदत्त की हत्या कौन किया था ये पूछा। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके अपनी डायनेस्टी, अपना मतलब वंश स्थापना किया था, शुंग वंश। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था। तो पूछ रहा है कि मौर्यन एम्पायर का जो है एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट था वो किस आधार पे किया गया था। तो ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारा जो प्रशासन व्यवस्था हो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हो, इस हिसाब से किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता थी। तो मौर्यकालीन कला की जो प्रमुख जो अब विशेषता थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो होगा चमकदार पॉलिश करने वाले पत्थर, हाईली पॉलिश्ड स्टोन। अब मुगल क्यों आएगा जी, मुगल का जन्म हुआ था उस समय, मुगल का आता पता भी नहीं था, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। और तो यही क्रम तो सही है ना? चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद उनके बेटा बिंदुसार थे, उनके पुत्र अशोक थे, तो ये क्रम सही है, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चन करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आपको 7 बजे यहीं पे आना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।